हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। पिछले दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। आज ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। शुरू करते हैं भारतीय जनसंघ से। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है, और जहाँ भी आपको लगे तो आपको नोट भी करना है। भारतीय जनसंघ बहुत ही प्रसिद्ध सुनाया नाम है। भारतीय जनसंघ जो है उसका गठन 1951 में हुआ था। आप नोट कर लें इसको, आपकी बुक में नहीं दे रखा है। 21 अक्टूबर 1951 में इसका गठन हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक रहे, और इसकी जड़ें जो है वो आज़ादी के पहले के समय से एक सक्रिय समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज आप इसको संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को के.बी. हेडगेवार ने की थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है। आपको ध्यान से नोट भी करना है और याद भी करना है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि भारतीय जनसंघ जो है वो आरएसएस और हिंदू महासभा की विचारधारा से मिला हुआ। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि इसकी जो विचारधारा, जनसंघ की जो विचारधारा थी, वो इस सिद्धांत पर टिकी हुई थी, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इस विचार पर उसने बड़ा जोर दिया जनसंघ ने। और इनका मानना ये था कि सिर्फ देश जो है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक रूप से प्रगति कर सकता है और ताकतवर भी बन सकता है। और विभाजन का विरोध किया और अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हुए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया भारतीय जनसंघ ने। और धार्मिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध किया। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। मैं आपको बता देता हूँ, 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद से ही भारतीय जनसंघ ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि भारत को भी अपना परमाणु परीक्षण करना चाहिए, परमाणु हथियार तैयार करना चाहिए। चुनावी अगर राजनीति की बात करें इस पार्टी की, भारतीय जनसंघ की, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इसको नहीं मिल पाई, बहुत ज़्यादा सफलताएं इसको 1950 के दशक में नहीं मिली थी। अगर बात करें 1952 के चुनाव की, तो 3 सीटें ये जीत पाया था। 1957 में 4 सीटें जीती थी। इस प्रकार से अगर मुख्य रूप से देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र रहे, उनमें इनका दबदबा रहा। और नेताओं में, मुख्य नेताओं की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक के नाम इसमें शामिल है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, जो 1980 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनसंघ से ही जो है निकलकर बनी थी ये पार्टी। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में दे रखा है, 1942 से आरएसएस के जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और पहले महासचिव थे। उसके बाद फिर ये अध्यक्ष बने और समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे ये, और इस सिद्धांत पर इन्होंने जोर दिया था। आगे चलते हैं। आज हमें शुरू करना है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। देखिए, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 1952 से 1967 का जो दौर है वो कांग्रेस का दौर कहा जाता है, या कांग्रेस प्रणाली का दौर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस का प्रभुत्व तो था पर कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं था। जबकि अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें तो आपने देखा होगा विभिन्न पार्टियों की वहाँ पे स्थिति थी कि लोकसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों ने जो है सीटें जीती थी। जैसे अगर पहले आम चुनाव की बात करें तो उसमें किसान मोर्चा से लेकर, पीडीएफ से लेकर, हिंदू महासभा से लेकर और सोपा से लेकर सीपीआई, इस तरह की पार्टियों ने भी पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में सीटें प्राप्त की थी। तो कहने का मतलब है कि उस समय भी लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी पार्टियां थी और जीवंत पार्टियां थी, जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। और दूसरे पैराग्राफ में इसमें समझाया गया है कि इन पार्टियों की भूमिका क्या रही। हालांकि हम समझ चुके हैं कि इनका इतना प्रतिनिधित्व नहीं था कि ये विपक्षी पार्टियां सरकार बना पाती, परंतु प्यारे बच्चों,
इन पार्टियों ने बहुत अच्छा काम उस समय किया कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा और शासन जो था जिस पार्टी के हाथ में, कांग्रेस, मतलब उसका जो अंकुश था वो उस पर बनाए रखा। और कांग्रेस पार्टी के जो भीतर है शक्ति संतुलन बदल गया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को तानाशाह होने से इन पार्टियों ने रोक दिया। जैसे हम इससे समझ पा रहे हैं इस कार्टून से कि यद्यपि ये इस पेड़ को नहीं गिरा पा रहे हैं जिनके ऊपर शासन के लोग बैठे हैं, नेहरू समेत, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी हैं भारत में। इसका मतलब लोकतांत्रिक चरित्र को यहाँ पे जिंदा रखा है। आगे चलते हैं। तो अगला जो था वो ये था कि उस समय की अगर हम बात करें, उस दौर की अगर बात करें, तो कांग्रेस और विपक्षी जो दल थे उनके बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। अगर हम अंतरिम सरकार की बात करें, उस समय स्वतंत्रता के बाद में अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू के नेतृत्व में, तो इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों विपक्षी नेता थे। और अक्सर जो है नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। उन्होंने जेपी नारायण, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, समाजवादी नेता थे, सरकार में शामिल होने का न्योता उन्होंने दिया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये जो आपसी रिश्ते और निजी जो प्रति सम्मान था व्यक्तियों के प्रति, नेताओं के प्रति, वो धीरे धीरे जैसे जैसे दलगत प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई ये कम होता गया। तो पहला जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति का दौर था वो बिल्कुल अनूठा था, अनोखा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था, कांग्रेस का वहाँ पे प्रभुत्व रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेस के अंदर जो शासन प्राप्त करने के इच्छा के साथ जो लोग आए, वैसे वैसे कांग्रेस अंदर से कमज़ोर होता गया। और इस प्रकार से आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि एक दूसरा दौर भी था जो शुरू हुआ। यहाँ हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। हिंदू महासभा के नेता थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने की। मंत्रिमंडल में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें भी थे। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1950 में। संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, लोकसभा के सदस्य थे। कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे पूरी तरह से। और कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए, हिरासत में इनकी मौत हो गई। आप देखते हैं कि आज जो बीजेपी की नीतियां हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलती जुलती है, क्योंकि ये भारतीय जनसंघ से ही निकली हुई पार्टी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर का। ये हम देखते हैं इसमें 1948 में जब सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो बैठे हैं गवर्नर जनरल की, जब इन्होंने शपथ ली थी उस समय की ये फोटो है नेहरू मंत्रिमंडल के साथ में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये रफ़ी अहमद किदवई हैं। ये बलदेव सिंह जी हैं जो हॉकी के प्लेयर भी रहे और अंतरिम सरकार में मंत्री थे। मौलाना आज़ाद जो थे ये पहले शिक्षा मंत्री रहे। इसके बाद ये नेहरू जी हैं, ये उसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, ये कपूरथला में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, जॉन मथाई, जगजीवन राम। और अगर हम पीछे बात करें तो जो नेता खड़े हैं उनमें ये श्री गडगिल जी हैं, ये श्री नियोगी जी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये आगे चलते हैं तो आयंगर साहब हैं, और इसके बाद ये जयराम दास दौलत राम जी। इसके बाद हम बात करते हैं जो आखिरी टॉपिक हमारा बचता है इस चैप्टर का, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, स्वतंत्र पार्टी जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि स्वतंत्र यानी कि लिबर्टी में बिलीव रखने वाली पार्टी। इसके बारे में प्यारे बच्चों एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से आप याद रखना कि इस पार्टी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उत्पादन और वितरण जो भी है, उत्पादन और वितरण, इसके ऊपर राज्य और सरकार का जो नियंत्रण है वो कम से कम होना चाहिए। मतलब सरकार का नियंत्रण जो है वो ना के बराबर हो। ये स्वतंत्र पार्टी के नाम के साथ में भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता पर इसने जोर दिया। क्या हुआ कि नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार और सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव जैसे पास हुआ, तो 1959 में ये पार्टी बनी। मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्थापना आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आप नोट कर लेंगे। 4 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य नेता जो थे इसके सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल थे, KM मुंशी, NG रंगा,
मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस के ही नेता थे ये। और इसकी जो मुख्य विशेषता थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थव्यवस्था में, सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, ये पार्टी चाहती थी। और इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है, इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र होना चाहिए। और व्यक्तिवादी विचारों में इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के विकास के नज़रिए से अगर हम देखें तो किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप और केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचना की निगाह से देखती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में ध्यान में रखती थी और कराधान के खिलाफ भी थी। इस तरह से खुली छूट देने के ये पक्ष में थी और इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ के भी खिलाफ थी। इसका मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को नज़दीकी बनानी चाहिए। कई अनेक क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया। मुख्य रूप से राजे रजवाड़े जो थे उस समय, जमींदार महाराजा, वो काफ़ी आकर्षित हुए इससे, क्योंकि ये स्वतंत्रता पर जोर देती थी। भूमि सुधार के कानूनों से उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए स्वतंत्र पार्टी के साथ में आ गए। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग जो थे वो राष्ट्रीयकरण लाइसेंस नीति के खिलाफ थे, वो भी इस पार्टी के समर्थन में आ गए। लेकिन इस पार्टी के फेल होने की वजह, क्योंकि ये पार्टी मैं आपको बता देता हूँ कि 1974 तक ही राजनीति में रही, उसके बाद ये पार्टी जो है बंद हो गई। उसका एक मुख्य कारण ये था कि पार्टी जो है वो सामाजिक रूप से अपना ग्राउंड तैयार नहीं कर पाई थी, इसलिए ये सांगठनिक जो नेटवर्क है उसकी कमी के कारण जो है ये पार्टी जो है नहीं चल पाई और 1974 में इसने अपनी नीतियों को बंद कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन लिख सकते हैं। धन्यवाद।